हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम सीडीपी की थ्योरी वाइज टॉपिक वाइज हम सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि हम 8 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 9, जो कि है असेसमेंट एंड लर्निंग। कि असेसमेंट क्या होता है और लर्निंग क्या है, दोनों आपस में कैसे कोरिलेट करते हैं, कैसे मतलब अपना ये रोल प्ले करते हैं एजुकेशन में। तो इन सब के बारे में जानेंगे इस वाली वीडियो में आज की। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की टॉपिक, जो कि है असेसमेंट एंड लर्निंग। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कंसेप्ट की कि कंसेप्ट क्या है, असेसमेंट बोलते किसे हैं, मीनिंग क्या है। तो देखिए, असेसमेंट मीन्स सिस्टमेटिक कलेक्शन। एक सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है और इंटरप्रिटेशन होता है इन्फॉर्मेशन का अबाउट लर्निंग प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस। अब जैसा कि आपको पता है, कंटेंट बाइलिंगुअल चलेगा। यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी में देख लीजिएगा कि मूल्यांकन का अर्थ देखिए क्या होता है कि जब विद्यार्थी की प्रगति और कैसे वो प्रदर्शन कर रहा है उससे संबंधित एक जो व्यवस्थित रूप से एकत्र करके उसका विश्लेषण करना होता है। तो एक आप देख लीजिएगा, थोड़ा टिपिकल लगता है ना हिंदी में, फिर भी मैं यहाँ पे अपनी तरफ से यहाँ पे कंटेंट को बाइलिंगुअल लेके आ रही हूँ ताकि आप सबको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, यदि हम बात करें यहाँ पे मीनिंग की कि एक सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है और इन्फॉर्मेशन का एक इंटरप्रिटेशन, हम एक निचोड़ निकालते हैं कि बच्चे ने, जो लर्नर है, एक चाइल्ड है, उसकी प्रोग्रेस क्या है और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। इन सब को इकट्ठा मिला के हम क्या कहें तो वही है असेसमेंट। कि एक सिस्टमेटिक कलेक्शन इन्फॉर्मेशन का लर्नर के बारे में कि उसकी प्रोग्रेस क्या है और क्या बच्चे की परफॉर्मेंस है। तो इन सब के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस दैट गाइड बोथ टीचिंग एंड लर्निंग। कि जो असेसमेंट है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, जो कि गाइड करता है किसको, टीचर को भी और साथ में लर्नर को भी। तो दोनों ही प्रोसेस को जो असेसमेंट है वो यहाँ पे गाइड करता है। कि देखिए, असेसमेंट नहीं होगा तो टीचर कैसे असेस करेगा बच्चे को, और साथ ही साथ वही बात लर्नर के लिए भी है, उस स्टूडेंट, उस चाइल्ड के लिए भी है कि वो अपने आप को कैसे जज करेगा कि मैंने कितना सीखा है। तो असेसमेंट इज़ मस्ट। ये हेल्प करता है दोनों की, टीचर की भी और स्टूडेंट की भी। आगे यदि हम बात करें लर्निंग की, अब हम बात करते हैं लर्निंग के मीनिंग की कि लर्निंग क्या होता है। तो देखिए, मीनिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम इसको हिंदी में बोलते हैं। तो लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड हैबिट्स थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। कि एक ऐसे प्रोसेस जिसमें हम सीखते हैं, क्या नॉलेज लेते हैं, स्किल्स हम सीखते हैं, एटीट्यूड फॉर्मेशन होती है हमारी, हैबिट्स हम बनाते हैं बाय द यूजिंग ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेस। तो ये है मीनिंग ऑफ लर्निंग। कि एक ऐसा मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति अनुभव और अभ्यास द्वारा अपने ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण व आदत अपनी ले लेता है या प्राप्त कर लेता है। इट इज़ रिजल्ट इन परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। इसके जब हम लर्निंग हमको आ जाती है तो क्या होता है कि हाँ, एक परमानेंट चेंज हो जाता है हमारे बिहेवियर में। यदि हमने कोई चीज़ सीखी है तो क्या होगा, एक परमानेंट चेंज, वो परमानेंटली फिट हो जाएगी ना वो हमारे बिहेवियर में। तो इसलिए इसको यहाँ पे परमानेंट चेंज कहा गया है। देखिए, सोचिए, यदि आपने, मान लीजिए कि आपने अपने कंप्यूटर की कोचिंग ली, आप चाहते हो कि आपके अंदर कंप्यूटर स्किल्स आ जाए, तो आपने लर्निंग की, आपने सीखा, देन आपके बिहेवियर में क्या चेंज आया कि आपने यदि उसको अच्छे से सीखा है, बिल्कुल इंटरेस्ट लेके मेहनत से आपने उसको सीखा है अच्छे से बिल्कुल, तो वो आपके बिहेवियर में देखने को मिलेगा। जब भी कोई काम होगा कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप इजीली कर पाओगे ना। तो परमानेंटली आ गया ना आपके बिहेवियर में, क्योंकि आपने लर्निंग की थी, आपने लर्निंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से किया था, इसलिए आपने उसको अच्छे से सीख लिया है। आगे देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ असेसमेंट कि फंक्शंस क्या होते हैं, जो मूल्यांकन है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले है डायग्नोस्टिक फंक्शन है। देखिए, डायग्नोस्टिक मतलब क्या, डायग्नोज करना, कि आइडेंटिफाई करते हैं लर्नर्स की डिफ़िकल्टीज़ को कि क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या कठिनाइयाँ हैं जो बच्चे को आ रही हैं। तो उन सब की पहचान की जाती है बाय द यूजिंग ऑफ असेसमेंट। कि असेसमेंट नहीं करेंगे, मान लीजिए टीचर है, उसने बच्चे का टेस्ट लिया क्लास में,
मान लीजिए टीचर बच्चों को LCM SCF ही करा रहा है, फॉर एग्जांपल हम ले तो टीचर ने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है, ठीक है। तो देन टीचर ने नेक्स्ट बच्चों को ले लिया टेस्ट। तो टेस्ट में बच्चों के मार्क्स आए किसी के 2, किसी के 3, किसी के 0, किसी के 1। तो डैट मीन्स क्या है कि बच्चों को वो डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है बच्चों की, कि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे नहीं कर पाए अच्छे से, बच्चों को समझ में नहीं आया है। वहाँ पे डायग्नोस हमने किया कि आइडेंटिफाई कर पाए हम यहाँ पे लर्नर्स की डिफ़िकल्टीज़ को। तो ये किसकी वजह से हो पाया? उस टेस्ट की वजह से ना, उस असेसमेंट की वजह से ये हो पाया। तो ये फंक्शन से पहला फंक्शन यही होता है असेसमेंट का, डायग्नोस्टिक फंक्शन। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव फंक्शन। देखिए फॉर्मेटिव फंक्शंस क्या है? रूपात्मक कार्य है, जैसे कि हेल्प टू इम्प्रूव लर्नर वाइल टीचिंग, कि लर्नर नहीं, लर्निंग, हेल्प टू इम्प्रूव लर्निंग वाइल टीचिंग, कि जब शिक्षण के दौरान सीखने में सुधार, जैसे जैसे जो टीचर है वो पढ़ा रहा है तो पढ़ाते पढ़ाते उनके माइंड में कुछ बात आती है ना, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बच्चों के साथ। इसके अलावा वो अपनी टीचिंग को वो इम्प्रूव करते हैं कि आज मेरे से ये गलती हुई, कल ये नहीं होनी चाहिए, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो क्या है, वो अपने अंदर क्या लाते हैं? इम्प्रूवमेंट लाते हैं जो टीचर्स हैं। तो ये एक ऐसा फॉर्मेट बन जाता है ना कि टीचर के माइंड में कि ये नहीं करना है मेरे को, और मेरे को ऐसे करना है, ऐसे मेरे बच्चों को टीच करना है। तो ये सब आ जाएगा फॉर्मेटिव फंक्शन में। नेक्स्ट है सम्मेटिव फंक्शन, सारांशात्मक कार्य है, सारांशात्मक कार्य है। जज ओवरऑल अचीवमेंट्स एट द एंड, कि सबसे लास्ट में। सम्मेटिव मतलब क्या? समरी एक तरीके से हम कहें एट लास्ट में। ओवरऑल अचीवमेंट्स हम जज करती हैं बच्चे के एंड में। तो वो कब कर, जैसे ना फाइनल टर्म्स जो एग्ज़ाम्स होते हैं, फाइनल टर्म्स, तो ये एग्ज़ाम्स क्या है? ये सममेटिव फंक्शंस के यहाँ पे असेसमेंट की वजह से ही हम यहाँ पे एक ओवरऑल जजमेंट हम बच्चे के बारे में निकाल पाते हैं कि हाँ बच्चे ने क्या सीखा और बच्चे ने क्या परफॉर्म किया। तो ये सममेटिव फंक्शन की वजह से ही हम ऐसा कर पाते हैं, जो कि है असेसमेंट का। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव फंक्शन। प्रिडिक्टिव मीन्स करें तो प्रिडिक्शन करना। देखिए यदि हम असेसमेंट करते हैं, मान लीजिए कि असेसमेंट हमने फाइनल टर्म में किया तो बच्चे ने स्कोर किया मैथ में 100 आउट ऑफ 100, तो हम उस बच्चे के बारे में क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि बच्चा मैथ में अच्छा है, मैथ में कुछ ज़रूर कर पाएगा, हो सकता है ये मैथ का टीचर बन जाए, हो सकता है या फिर ये और आगे मैथ में वो और अच्छा करे, साइंटिस्ट बन जाए, तो मतलब गणितज्ञ बन जाए, मैथमेटिशियन बन जाए। तो ये क्या है? ये प्रिडिक्शंस है जो हम प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो ये किस वजह से हो पाया? ये असेसमेंट की वजह से हो पाया। आगे है देखिए पर्पस ऑफ असेसमेंट, कि हमको नीड क्यों पड़ती है, क्या पर्पस है असेसमेंट का। तो देखिए सबसे पहले है टू नो व्हाट एंड हाउ मच ए चाइल्ड हैज़ लर्न, कि सबसे पहले ये जानना कि बच्चे ने कितना और क्या सीखा है, कि बच्चे ने जो हम चीज़ बच्चे को सिखाना चाह रहे थे क्या वो बच्चे को आ गई है, यदि नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है, और यदि आ गई है तो किस लेवल तक आई है। तो ये सब हम असेसमेंट के माध्यम से ही हम सीख पाते हैं। असेसमेंट के यूज़ करके ही हम इस बात को मेज़र कर पाएंगे कि ए चाइल्ड हैज़ लर्नड और नॉट। सेकेंड इज़ टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन लर्निंग। सबसे ज़रूरी जो बात है कि हम जान पाएंगे कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है लर्निंग में, या फिर टीचिंग में भी हम कह सकते हैं यहाँ पे, कि बच्चे भी जान पाएंगे कि हमारी कमी कहाँ रह रही है और हमारी मेन पावर कहाँ है, कहाँ हम अच्छा स्कोर कर रहे हैं और कहाँ हमारी गलतियाँ रह रही हैं। और साथ साथ जो टीचर है वो भी जान पाएगा अपने बारे में कि मैं कैसे लेवल का मैं टीच कर रहा हूँ और कहाँ पर मुझे और ज़्यादा भी नीड है सुधार करने की। थर्ड है टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। यदि हम स्ट्रेंथ और वीकनेस जान जाते हैं, चाहे वो टीचर हो या फिर लर्नर हो, तो इम्प्रूव होएगी ना टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस, तो दोनों ही इम्प्रूव हो जाएगी। और फोर्थ है टू प्रोवाइड फीडबैक टू लर्नर्स एंड टीचर्स, कि फीडबैक देना बच्चों को। मान लीजिए टीचर ने चैप्टर पढ़ा दिया, टीचर ने बच्चों से सुना, तो बच्चे फीड कर रहे हैं, जिसको आता है वो सुनाएगा, जिसको नहीं आता वो फिर बच्चा नहीं बता पाएगा। तो ये क्या, ये फीडबैक की तो है, हम जान पाते हैं जो हमने पढ़ाया क्या वो समझ में आया नहीं आया, बच्चों को पता तो जाता है कि हमने सीखा या नहीं सीखा।
तो ये क्या है, तो ये सब है फीडबैक। आगे है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। देखिए हम बात करते हैं टाइप ऑफ असेसमेंट की। तो सबसे पहले है देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको एफ कहा जाता है, तो ये कंटिन्यूस एंड असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग। जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो कंटिन्यूसली असेसमेंट कर लेता है बच्चों का बाय द यूज़ ऑफ ओरल क्वेश्चंस एंड क्लास टेस्ट। जो क्लास में टेस्ट होते हैं वो सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही आ जाते हैं। इसके अलावा जो टीचर ओरल क्वेश्चंस जो पूछते हैं वो सब भी हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट समेटिव असेसमेंट जो हमने बात की थी अभी, ऐसे डन एट द एंड ऑफ द टर्म और कोर्स। एंड में ही लिए जाते हैं, फाइनल एग्ज़ाम हम इसको कह सकते हैं। इनके उससे ही हम नेक्स्ट प्रमोट करते हैं बच्चों को क्लास में। थर्ड है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट वही डायग्नोस करेंगे, कठिनाइयों को पहचाना जाता है इस वाले असेसमेंट में, डीए में। इन शॉर्ट में यहाँ इसको डीए बोला है अभी। टू लर्न डिफ़िकल्टीज़, क्या लर्निंग क्या डिफ़िकल्टीज़ है बच्चे को, तो उसमें हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं, तब हमको पता चलता है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन, मतलब कि CCE। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस के साथ साथ हम बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट को हम देखते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे फिर उसकी को करिकुलम एक्टिविटीज़ हों, तो बच्चे ने क्या सीखा। बच्चे का एक मूल्यांकन करते हैं हम, जो कि कंटिन्यूस होता है। और हम ऑल अराउंड डेवलपमेंट हम करते हैं, बच्चे की चेक करते हैं बाय द यूज़ ऑफ असेसमेंट। नेक्स्ट है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, कि कौन कौन से टूल और टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं असेसमेंट करने के लिए। देखिए सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन। वॉचिंग क्लासरूम बिहेवियर, जो टीचर होता है वो बच्चे का बिहेवियर देखता है कि बच्चे ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है क्लास में। ठीक है। सेकंड इज़ चेकलिस्ट, लिस्ट ऑफ स्किल्स एंड टास्क। बच्चे की एक पर्सनल चेकलिस्ट बनाई जाती है कि बच्चे में क्या स्किल है, अदर बच्चे में क्या स्किल है, और बच्चा कैसे टास्क को ले रहा है और कैसे उसको सोल्व कर रहा है। नेक्स्ट है रेटिंग स्किल्स, मूल्यांकन स्किल, ग्रेडिंग परफॉर्मेंस लेवल। यहाँ पे रिसेंटली तो अभी यही चला हुआ है ना, रेटिंग स्किल, बच्चे को रेटिंग दी जाती है, ग्रेडिंग दी जाती है बच्चे को उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। नेक्स्ट है एनकडोटल रिकॉर्ड्स। इसमें क्या होता है, बच्चे की नोट की जाती है उसकी चाइल्ड प्रोसेस, कि बच्चे की प्रोसेस क्या है, प्रोग्रेस क्या है बच्चे की, बच्चा किस मतलब स्पीड से सीख रहा है, तो वो सब इसमें मेंशन होता है। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क। बच्चे ने जो भी अच्छे काम किए हैं, टेस्ट, उसके एग्ज़ाम्स, जो भी उसका को करिकुलम जो वर्क था, वो सारा इकट्ठा कर लिया जाता है कि उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, उसको एक बोला जाता है पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है टेस्ट एंड क्विजेस, रिटर्न और ओरल टेस्ट जो टीचर लेता है बच्चों का, उस ये भी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं बच्चे का असेसमेंट करने के लिए। तो हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन असेसमेंट एंड लर्निंग। देखिए असेसमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ लर्निंग, नॉट सेपरेट फ्रॉम इट। हम बात करते हैं यहाँ पे असेसमेंट और लर्निंग की, कि कैसे वो दोनों आपस में कोरिलेट है। देखिए असेसमेंट जो है वो एक पार्ट है लर्निंग का, ठीक है, बट नॉट सेपरेट फ्रॉम इट, ये से अलग तो नहीं है। दोनों जो प्रोसेस असेसमेंट करना और लर्निंग, दोनों ही इंटरकनेक्टेड है आपस में, क्योंकि असेसमेंट के बिना लर्निंग नहीं है और लर्निंग के बगैर असेसमेंट नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स द टीचर टू प्लान बेटर टीचिंग एंड द लर्नर्स टू इम्प्रूव लर्निंग, कि दोनों के लिए ही बेस्ट है। पहले भी बात की हमने, टीचर के लिए भी और लर्नर के लिए भी। टीचर ये जान पाता है कि मेरी टीचिंग में को मैं और ज़्यादा अच्छा कैसे बनाऊँ, कैसे मैं बेटर परफॉर्म करूँ, कैसे मैं अपने लेसन प्लान्स को बनाऊँ बच्चों को अच्छा सिखाने के लिए। वहीं जो लर्नर है वो इम्प्रूव करता है अपनी लर्निंग को, कि मैं कैसे अच्छे से सीख सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। तो ये दोनों ही यहाँ पे दोनों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो असेसमेंट करने वाला टीचर हो या फिर सीखने वाला लर्नर हो या फिर कोई स्टूडेंट हो। अब हम बात करते हैं मॉडर्न व्यू की असेसमेंट और लर्निंग के बारे में। देखिए जो असेसमेंट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोसेस बेस्ड। जो असेसमेंट है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए,
कि ये नहीं है कि टीचर जो है वो एग्ज़ाम में इतने भारी भरकम क्वेश्चन दे दे, इन द सेंस हम बोले तो सिंपल वे में, कि अकॉर्डिंग टू चाइल्ड माइंड लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए जाए एग्ज़ाम में। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए असेसमेंट किया जाए बच्चों का, और प्रोसेस बेस होना चाहिए, एक पूरी प्रोसेस होनी चाहिए। ये नहीं है कि कभी भी उठा के बोले कि आपके क्या अभी आपके CCE हो रहे हैं, मतलब कि अभी आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। एक प्रोसेस बेस होना चाहिए जो असेसमेंट होता है वो। सेकंड, इट शुड फोकस ऑन लर्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट मार्क्स। असेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने कितने मार्क्स लिए, अब वो टाइम नहीं है। अब टाइम है कि लर्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि आपने सीखा कितना है। सिर्फ मार्क्स ही मैटर नहीं करते हैं, मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते हैं। यदि आपके पास नॉलेज है, आप में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आपने कुछ सीखा है। सिर्फ रट्टू तोता बनने से काम नहीं चलता है, मार्क्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। लर्निंग इज़ मस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ मस्ट। इन शॉर्ट यदि हम देखें तो असेसमेंट इज़ नॉट जस्ट टू जज लर्निंग बट टू इम्प्रूव लर्निंग। कि असेसमेंट जो है वो जज करना नहीं है लर्निंग को कि आपने कितना सीखा है, बट ये क्या है, ये इम्प्रूव करती है लर्निंग को, कि हम लर्निंग को कैसे सुधार सकते हैं, टीचर अपनी टीचिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें असेसमेंट में आ जाती है। सिर्फ बच्चे के मार्क्स को देख के ही उसको बोल देना कि हाँ आपने अच्छा लर्निंग आपने की है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, हम ऑल राउंड असेसमेंट के बारे में बात करते हैं, तो वही ज़रूरी होता है और वही ज़रूरी होना भी चाहिए आज की टाइम की नीड के अनुसार। तो यही हमारे की आज की वीडियो थी, असेसमेंट एंड लर्निंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और आपका कंटेंट अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए। यदि कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो, मैं ज़रूर उसको अपने ऊपर लागू करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए बाय, आप सब ठीक रहें, टेक केयर ऑफ़ ऑल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।